बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस कोर्स में जो हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे से हम अपने ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। कभी नेटवर्क मॉडल्स के थ्रू, कभी डिसीजन एनालिसिस के थ्रू हम ऑप्टिमम एक्शन डिसाइड करते हैं, कभी गेम थ्योरी में हम अपोनेंट को देखते हुए अपना जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है वो डिफाइन करते हैं। ये जो नेक्स्ट टेक्निक है ये कम से कम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नहीं है, यानी कि हम किसी चीज को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास बेस्ट पॉसिबल डिसीजन क्या हो सकता है वो हम लोग गेस करेंगे, जिसका नाम है मार्कोव एनालिसिस। बेसिकली ये जो मार्कोव एनालिसिस है, ये इसका जो साइंटिस्ट है जिसने ये सारा आइडिया, ये थ्योरी डेवलप की, उसी के नाम से ही है मार्कोव। मार्कोव एक रशियन मैथमेटिशियन था और उसने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। बेसिकली एक जर्नल आप समझ लें, एक स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है, दैट इज़ द स्टोकास्टिक प्रोसेस। तो उसने स्टोकास्टिक प्रोसेस में एक स्पेसिफिक आ जाता है मार्कोव एनालिसिस ना। तो ये जनरल क्लास समझ ले स्टोकास्टिक प्रोसेस की, जिसमें एक पर्टिकुलर हमारा जो है वो मार्कोव मॉडल कह लें या मार्कोव चेन कह देते हैं हम इसको, उसका एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन या ये करना क्यों है, यानी कि जिसमें क्या आइडिया क्या है। मार्कोव एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू फोरकास्ट, गेस करना, एस्टिमेट करना, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना। Markov analysis is a method used to forecast the value of a variable whose predicted value, यानी कि जो वैल्यू हमने गेस करनी है फ्यूचर में, whose predicted value is influenced only by its current state। यानी कि फ्यूचर में क्या होने, फ्यूचर में उसकी क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रेडिक्शन है उस वैल्यू की, कहता वो इन्फ्लुएंस होगी सिर्फ और सिर्फ करंटली उसकी क्या पोजीशन है, करंट स्टेट उसकी क्या है, एंड नॉट बाय एनी प्योर एक्टिविटी। इससे पीछे क्या हो रहा है, कहता जी उससे उससे कोई नहीं, करंट उसकी क्या स्टेट है, ये फर्ज करें ये उसकी करंट स्टेट है, और हम गैस करेंगे कि फ्यूचर में वैल्यूज को या उसकी प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन ये प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि प्रीवियसली करंटली उसकी स्टेट क्या थी, यानी कि उसकी जो लैग स्टेट थी उससे जो पिछली वाली उसकी सिचुएशन थी उस वक्त का, बस इसने इस प्रोबेबिलिटी को या इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और उसकी फ्यूचर की वैल्यू प्रेडिक्ट। इसके पीछे वो क्या था, वो कहता है इसको नहीं कंसिडर करेगा। वो प्रेडिक्टेड वैल्यू इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय इट्स करंट स्टेट, ये उसकी करंट स्टेट है, नॉट बाय एनी प्योर एक्टिविटीज, उससे पीछे क्या हो रहा है, उससे पीछे कौन कौन सी एक्टिविटी है उससे कंसर्न नहीं है। In sense, it predicts a random variable based solely upon the current circumstances सराउंडिंग द वेरिएबल्स, यानी कि इस वक्त जो करंटली उसकी सिचुएशन है उसको जो वेरिएबल इस वक्त इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कह लें, बस उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वो उसकी फ्यूचर की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करेगा। बिजनेस शेयर्स में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मार्केट शेयर से क्या मुराद है, सिंपली अगर किसी इलाके में फर्ज करें 100 लोग रहते हैं, उनमें से 60 लोग जो है वो एक दो डिपार्टमेंटल स्टोर है और उन्होंने उन्हीं डिपार्टमेंटल स्टोर से फर्ज करें अपनी ग्रोसरी आइटम खरीदने हैं। एक 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 ग्रोसरी स्टोर से 60 आइटम खरीद रहे हैं, 60 लोग खरीद रहे हैं, और दूसरा जो ग्रोसरी स्टोर है वहां से 40 लोग परचेज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका जो मार्केट शेयर वो 60% है और दूसरे का जो है वो 40% है। अब होता क्या है, लोग, ये तो हो गया करंट स्टेट, अब चेंज होते रहते हैं ना, शिफ्ट करते हैं, लोग कहते हैं नहीं यार वो ग्रोसरी स्टोर दूसरा बेहतर लगता है, हम उससे खरीद के देखें, तो हम उसको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे कि इस माह तो उन्होंने या करंटली तो वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के वो हैं, क्या फ्यूचर में भी रिटेन करेंगे या वो शिफ्ट करेंगे, ताकि वो जो बिजनेस है वो अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो इस बेस पर डिजाइन करे, जी हमारा मार्केट शेयर फ्यूचर में बढ़ेगा या कम होगा। इस तरह से बिजनेस में इसकी एप्लीकेशन है। बैड डेबिट प्रेडिक्शन, लोग लोन वगैरह ले लेते हैं, वो कहता है जी कि
प्रेडिक्ट करना कि क्या ये रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, मशीन ब्रेकडाउन प्रेडिक्शन कि करेंटली तो वो मशीन मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर इस स्टेट में वो मशीन चलती रहे, उसकी एडजस्टमेंट ठीक हो, तो होपफुली वो नेक्स्ट पीरियड में भी वो चलती ही रहती है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट प्रेडिक्शन कि इस सेमेस्टर में तो ये ट्रेंड है, ये प्रेडिक्शन है, क्या नेक्स्ट सेमेस्टर जब आएगा या न्यू एडमिशन आएगा तो लोग, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज और आ गई है ना, तो क्या अपनी स्टेट चेंज करेंगे, लोग इधर एडमिशन लेंगे या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन को प्रेफरेंस देंगे। तो कुछ इस तरह का एनालिसिस हम मार्कोव एनालिसिस में परफॉर्म करेंगे। इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो मार्कोव एनालिसिस में टर्म्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसको आपको एक चीज बना देता हूं, फिर जाके दोबारा ये टर्म्स पढ़ेंगे ना तो फिर आइडिया होगा कि क्या कह रहा हूं। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में दो डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और दिस मंथ यानी कि ये उनकी करंट फर्ज करें स्टेट्स है, दिस मंथ और देन प्रेडिक्ट करना है नेक्स्ट मंथ वो कैसे चेंज होंगे, दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 80%, ये नेक्स्ट मंथ है, इस 80% का मतलब ये है कि उस जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है, प्रोबेबिलिटी चांस क्या है, 80% लोग जो दिस मंथ नाउ करेंटली तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर ए से परचेजिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में भी वो ए से ही परचेज करेंगे। 80% है ये चांस। मतलब कैसे, फर्ज करें आप डिपार्टमेंटल स्टोर से लोग बाहर निकलते हैं और आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, कहते हैं जी आप इस डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद रहे हैं तो क्या आप नेक्स्ट ग्रोसरी भी इसी डिपार्टमेंटल स्टोर से करेंगे? वो कहते हैं हाँ वी आर सेटिस्फाई, हम इसी से करेंगे। मे बी कुछ लोग कहेंगे जी ठीक तो है लेकिन हमारा नहीं ख्याल, हम सोच रहे हैं कि अगली दफा हम दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएंगे। ठीक है ना, कुछ मतलब ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इससे हमें कंसर्न नहीं है कि ये डेटा कैसे कलेक्ट हुआ है या होना है, वो हमारा जॉब नहीं है। 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा जी कि हम दिस मंथ करेंटली तो वो डिपार्टमेंट ए के कस्टमर थे लेकिन वो शिफ्ट कर रहे थे, वो कह रहे जी कि नेक्स्ट मंथ हम सोच रहे हैं कि हम डिपार्टमेंट बी से जाके अपना जो है वो परचेजिंग जो है वो करेंगे। 30% करेंटली तो वो डिपार्टमेंट बी से खरीद रहे थे लेकिन वो कह रहे थे कि हम स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट मंथ डिपार्टमेंट ए से खरीदेंगे, क्योंकि कह रहे हो ना कि दो ही हम सपोज कर रहे हैं दो ही डिपार्टमेंटल स्टोर है, यही इनके पास चॉइसेस है। और 70% लोग जो डिपार्टमेंट बी से खरीद रहे थे वो कहते हैं कि यस हम बी से ही नेक्स्ट हम परचेज भी बी से करेंगे, वी आर सेटिस्फाइड। ये एक मैट्रिक्स है ना, रोज कॉलम। रोज साइड पे लिखा जाता है उसकी करंट स्टेट और कॉलम साइड पे लिखा जाता है नेक्स्ट स्टेट, फ्यूचर की, कि जी क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे चेंज करना, उसने अपने आप को चेंज कैसे करना। तो करंट और फ्यूचर स्टेट्स की जो है वो प्रोबेबिलिटी, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ये जो अभी आपको मैंने बनाई, कैसे वो ट्रांजिशन करेंगे, shows the likelihood that the system will change from one time period to the next। यानी कि इस टाइम पीरियड, इस माह तो वो यहां पर है, इस माह तो वो कस्टमर यहां से परचेज कर रहा है, नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट मंथ में वो कहां से वो परचेज करेगा और वो अपना स्टेट जो है वो अपना सिस्टम कस्टमर चेंज करेगा। ये एग्जांपल कोट की है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर करेंटली परचेजिंग फ्रॉम वन शॉप ए कह दे, likelihood that he will purchase from other shop in the next period। इसे हम जब, हाँ लाजमी तो नहीं चेंज करेगा, देखिए इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उसमें आप समझ लें वो मार्केट शेयर है जो रिटेन करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों रिटेन करेंगे। और जो नेक्स्ट है वो इसमें जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे, वो करेंगे जी हम इसमें थे वो अपनी नेक्स्ट स्टेट में चेंज करेंगे। एक चीज और नोट करनी है, जो रो साइड होगी ये टोटल 100% होगी, इसलिए कि कितने इधर रहेंगे, ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर की बात हो रही, कितने परसेंट दोबारा इधर आएंगे और कितने परसेंट दूसरे में चले जाएंगे। रो साइड की जरूर 100% होगी।
लेकिन कॉलम साइड 100% नहीं। देखें ये 110 बनता है और ये 90 बनता है, ठीक है ना। ये कंसेप्चुअली भी सोचे ना कि ए डिपार्टमेंटल स्टोर में रिटेन कितने करेंगे और ये क्या लिखा हुआ है वो बी से ए में कितने जाएंगे। ये तो नहीं कि अगर 80% जो है वो ए के कस्टमर ए के भी रहेंगे तो आप कहेंगे कि जरूर 20% कस्टमर बी से ए में भी आएंगे। ये तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, इसलिए यहां पर ये 100 नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर है ए में कितने रहेंगे और ए से बी में कितने चले जाएंगे। 100 में से 80 इधर आ जाएंगे, बी उधर चले जाएंगे, ऐसा कह ले। और अगर ऐसे पढ़े आप तो इसका मतलब है ए के कस्टमर जो ए में ही अगले मंथ स्कीम में भी रहेंगे, लेकिन बी से कितने आएंगे 30, तो 110 हो गए। तो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि अगर उसके 80% कस्टमर रिटेन करते हैं उसी स्टोर में रहते हैं तो दूसरे स्टोर से 20 इधर आने जरूर चाहिए ताकि इसका तो 100 पूरा हो। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो जो रो सम है वो मस्ट इक्वल टू 1 है। तो मार्कोव प्रोसेस फिर क्या हो गया, इट enables the prediction of the future states or the condition। फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, what will happen in the future, और वो डिपेंड करेगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज पे कि कितने % उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में रिटेन करेंगे और कितने % चांस है कि दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर से जो कस्टमर्स हैं वो इस स्टेट्स में आ जाएंगे। एक तो अपनी स्टेट रिटेन करना और दूसरा दूसरी स्टेट से भी कंट्रीब्यूशन आएगी उसकी, तो वो कैसे हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। assumptions क्या है, a finite number of possible states पता होना चाहिए कि अगर वो ए, हाँ क्योंकि दो तो वैसे मैंने जरा एग्जांपल के तौर पे कह दिया है, स्टेट्स 2 हैं तो ए बी सी डी ई एफ ज्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, लेकिन फाइनाइट होने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट्स में जाएगा। probability of changing states remains the same over time। अब इससे क्या मुराद है remains the same over time। देखिए इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि जो चेंज करने की प्रोबेबिलिटी है, रिटेन करने की प्रोबेबिलिटी 80 और ए से बी में चेंज करने की प्रोबेबिलिटी 20। ये तो हो गया दिस मंथ नेक्स्ट मंथ। अब इससे नेक्स्ट मंथ जाना है, इससे भी अगले मंथ जाना है। अब इससे जो नेक्स्ट मंथ आप जाओगे, इससे जो नेक्स्ट मंथ आप जाओगे और उसकी जब आप ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज लेंगे, अब हमारे लिए जो करंट स्टेट होगी वो ये हो जाएगी अगली कैलकुलेशन के लिए, और ये नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी आइटरेटिव। इसके लिए कर रहे थे, ये करंट थी, ये नेक्स्ट स्टेट थी, इस अगले मंथ के लिए करेंगे तो उसके लिए करंट ये बनेगी ना। शुरू में हमने पढ़ा ये था कि अपनी बस प्रीवियस स्टेट्स पे वो डिपेंड करता है, नॉट बिफोर, उससे पीछे नहीं। कहता है चांस उधर भी यही होगा, 80% रिटेन 20% चेंज। इसे वो कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज हैं हर स्टेट टू स्टेट में चेंज होने की, अगर वो यहां से यहां पर गया था और अब यहां से यहां पर वो चेंज करेगा तो फिर कहता वही रहेगी, 80% रिटेन एंड 20% चेंज फॉर ए, 30% चेंज फॉर बी एंड 70% रिटेन फॉर बी। तो वो कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंजिंग स्टेट्स का मतलब ए से बी में जाना, बी से ए में आ जाना, कहता रिमेन्स द सेम ओवर टाइम। अब ओवर टाइम से मुराद यही, अब देखेंगे ना हम 4 माह के बाद भी कैलकुलेट करेंगे कि आज तो वो ये है, अगले मंथ में क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, 4 मंथ के बाद क्या होगा। वो कहता है जो स्टेट्स चेंज करने की प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली रिमेन्स द सेम जो दिस मंथ टू मंथ 1, मंथ 1 से मंथ 2, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स सेम रहेगी सब स्टेट्स के लिए। फ्यूचर स्टेट्स प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट्स एंड द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, यानी कि जो फ्यूचर स्टेट हमने प्रेडिक्ट करनी है वो कहता है प्रीवियस स्टेट कि अब वो कहां पर है एंड, और फिर इसके ऊपर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। बड़ा सिंपल सा काम है, आप देखेंगे भी कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है कि जी करंट स्टेट में क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी उसके साथ लगाएंगे, हम कहेंगे कि इसकी नेक्स्ट स्टेट हमने प्रेडिक्ट कर ली। साइज एंड द स्टेट्स ऑफ द मेकअप ऑफ द सिस्टम, that is the total number of manufacturer and the customers, do not change during the analysis। अच्छा ये भी मैं बात आपको बोल दूं ना कि यहां पर जितने भी आपको मैं टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था, ये एक पूरे सब्जेक्ट हैं। जब लोग एमफिल इन ऑपरेशन रिसर्च करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में तो डिग्री जैसे स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है, मैथमेटिक्स की डिग्री है,
तो वहां पर वो MS इन ऑपरेशन रिसर्च करते हैं, तो वहां पर उनके ये पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं मार्कोव थ्योरी के और इस तरह से करके। तो वो कह रहा है कि इस दौरान जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ना तो स्टेट्स बढ़ती हैं कम होती हैं, ठीक है ना, यानी कि जो जो स्टेट्स पहले मंथ में हैं वही स्टेट्स दूसरे मंथ में हैं, कम ज्यादा नहीं हो रही। और इस दौरान जो कस्टमर्स की स्विचिंग है सपोज किया जाता है एनालिसिस में, फिर आगे जाकर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉपुलेशन बढ़ती है कस्टमर चेंज होते हैं, तो फिर उसको डायनामिकली वो उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन फिलहाल तो चूंकि हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये स्टेट्स की तादाद कम ज्यादा नहीं होती, और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो भी ड्यूरिंग द एनालिसिस हम चेंज नहीं समझते, हम कहते हैं वही रह रहे हैं जो ऑलरेडी चल रहे थे। स्टेट्स आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव से मुराद ये है कि इसे हम कहते हैं कि कंप्लीट कवरेज होनी चाहिए। मतलब कंप्लीट कवरेज से मुराद ये है कि जितने भी लोग हैं 100 हैं तो 60 एक स्टेट्स में, ठीक, 30% एक स्टेट्स में, 10% पता नहीं जी, तो ऐसा नहीं, वो किसी ना किसी स्टेट में जरूर आपको होना, जिनका जो लोग आप समझ रहे हैं एनालिसिस में हैं वो किसी ना किसी स्टेट में तो होंगे ना, कहीं से कहीं तो वो ग्रॉसरी कर रहे होंगे ना। हम कहते हैं 2 ही तो स्टोर हैं, तो कहां से कर रहे हैं वो। ऑल पॉसिबल स्टेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, पता होना चाहिए वो कहां से कर रहे हैं। कहता स्टेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओनली वन स्टेट एट ए टाइम। अगर वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर से एक प्रोडक्ट खरीद रहा है तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एट ए टाइम एक वक्त में है, तो हम समझ रहे हैं कि वो उधर ही है, उधर नहीं है। ये नहीं आप कहेंगे जी इस वक्त देखें जी ये डिपार्टमेंटल स्टोर ए में भी उससे भी प्रोडक्ट ले रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर बी क्योंकि ग्रोसरी आइटम है सेम है, तो हम समझ रहे हैं वो एट ए टाइम वो एक स्टेट्स में होगा, दोनों स्टेट्स में नहीं हो सकता। तो इसे वर्ड बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये ए के कस्टमर है, ये बी के कस्टमर है, ऐसा कहता नहीं कि एट ए टाइम वो दोनों परचेसिंग, दोनों साइड से परचेसिंग कर रहे हैं एट ए टाइम, ऐसा नहीं है। स्टेट्स, लफ्ज बोला था ना मैंने, स्टेट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल कंडीशंस ऑफ अ प्रोसेस और अ सिस्टम। वो ए डिपार्टमेंटल स्टोर से है कि बी से, बस यही 2 पॉसिबिलिटी है, तो यही 2 स्टेट्स हैं। स्टेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी बता दिया आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद है कि ये नहीं होगा कि वो एक जो है एट ए टाइम आप कहें जी स्टेट ए में भी है ये स्टेट बी में है, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, वर्किंग एंड ब्रोकन स्टेटस ऑफ अ मशीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर वो वर्किंग कर रही है तो उसे आप ब्रोकन स्टेट में नहीं ले जा सकते, यानी कि खराब नहीं है। वो 2 स्टेट्स है ना, मशीन की 2 स्टेट्स हैं, या वो ठीक चल रही होगी या वो खराब होगी, 2 स्टेट्स हैं। ये ए स्टेट्स क्या दें वो चल रही है, ये बी स्टेट है खराब है, तो क्या दोनों हो सकती हैं एट ए टाइम में? लफ्ज बोल रहा हूं कि जी इस वक्त ये मशीन चल भी रही है ये खराब भी है, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 3 शॉप्स इन अ टाउन, 3 शॉप्स इन अ टाउन, टाउन में चले 3 शॉप्स है, विद द कस्टमर एबल टू नाइज टीक ऑन वन एट ए टाइम। कहता जी 3 शॉप्स हैं तो वो एट ए टाइम एक वक्त में एक ही शॉप पर होगा ना, तीनों पर तो नहीं हो सकता। कोर्सेज इन अ स्टूडेंट schedule with the student able to occupy only one class at a time। किस स्टेट में है, किस क्लास में है, 4 क्लासेस हो रही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि स्टूडेंट क्लास OR भी पढ़ रहा है साथ दूसरी क्लास में भी पढ़ रहा है। हाँ आपके वैसे सिचुएशन में हो सकता है, उधर आपने प्रॉक्सी लगवाई हुई, दूसरी क्लास आप खुद पढ़ रहे हो, आप कहें मैं तो दोनों क्लासेस में ही होता हूँ, ऐसा नहीं है। तो लॉजिकली तो सोचे ना कि स्टूडेंट 4 स्टेट्स में पॉसिबल है, या वो ए कोर्स पढ़ रहा है या बी पढ़ रहा है या सी पढ़ रहा है या डी पढ़ रहा है, तो एट ए टाइम तो एक ही ऑक्यूपाई कर सकता है क्लास, एट ए टाइम वो एक ही स्टेट में हो सकता है, दोनों 2 स्टेट्स में या 3 स्टेट्स में तो नहीं ना हो सकता। तो ये उसकी कुछ स्टेट्स क्या हैं और स्टेट्स प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है। आइडेंटिफाई ऑल स्टेट्स पता होना चाहिए। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी द सिस्टम इन दिस स्टेट, हमें पता होना चाहिए स्टेट में रहने के क्या चांसेस हैं। This information is placed into vector of states probabilities। Vector of state, एक है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, वो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, और ये है वेक्टर ऑफ स्टेट प्रोबेबिलिटीज। करेंटली वो किस किस स्टेट में हैं, करेंटली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तो है ना चेंज करने की, स्टेट चेंज करने की प्रोबेबिलिटीज, और जो है स्टेट प्रोबेबिलिटीज
वो है इस वक्त जो जिस स्टेट में है, क्या चांस है कि वो स्टेट में होगा। जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि 60% चांस है कि वो डिपार्टमेंट ए का, और 40% तो ये उसकी करंट है, उसके बाद फिर चेंज करने की आ जाएगी। 80% चांस है रिटेन करेगा, 20% चांस है वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। अब ये जो वेक्टर ऑफ स्टेट प्रोबेबिलिटीज हैं, हम अब ये 22/7 नहीं है, ये पाई 22/7 नहीं है, ये एक्चुअली एक नोटेशन हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटीज के लिए, पी भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली दो आनी है चीजें। एक आनी है मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, जिसमें उसने अपनी स्टेट चेंज करनी है, और एक है स्टेट प्रोबेबिलिटीज, जो उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी इस वक्त वो किस स्टेट में है। तो दो आनी है, तो इसलिए जो स्टेट प्रोबेबिलिटीज होगा उसको हम पाई से लिखेंगे, और आई से मुराद हो गई कि कितनी स्टेट, जैसे इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि वो कितनी स्टेट्स में जो है वो होगा, मे बी देयर आर एन स्टेट्स। तो पी आई से मुराद होगा ith स्टेट में रहने के क्या चांसेस हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, पाई 1 पाई 2 पाई n इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 1। अगर दो स्टेट हैं तो I1 I2, अगर तीन है तो 1 2 3। तो ये एक वेक्टर की फॉर्म में हम लोग स्टेट प्रोबेबिलिटीज को मेंशन करेंगे। मैं एक एग्जांपल करूंगा ना, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या मैं बोल क्या रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, जो चीजें अभी पढ़ी है ना सारी उधर इंप्लीमेंट हो जाएंगी। सपोज इन अ स्मॉल टाउन देयर आर ओनली 2 ग्रोसरी स्टोर्स, बस सिर्फ 2 ही ग्रोसरी स्टोर है, तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। अल्फता एंड बिम्बिनो शॉप, from where the people of the town shop their grocery. If the matrix of transaction probabilities is estimated by using historical data, previously जो डेटा उनके पास अवेलेबल था, ये जिस तरह से भी उन्होंने मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट कर ली। ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्टेट टू स्टेट चेंज होने की मैट्रिक्स। रो साइड पर मैंने इधर लिख दिया है, रो साइड फ्रॉम है, यानी कि वो करंटली कहां से परचेज कर रहे थे, और कॉलम साइड जो हुआ करेगी वो 2 हुआ करेगी, यानी कि ये फिक्स हैं। जो फ्रॉम 2 पहले ये थी, अब ये होगी स्टेट्स उनकी ना फ्रॉम 2, तो रो साइड पर फ्रॉम और कॉलम साइड पर 2। करंटली वो ए कस्टमर से, ए स्टोर से ग्रोसरी कर रहा था अल्फता से, और नेक्स्ट की भी वो यहीं से करेगा। तो ये 70% चांस है कि जो शख्स अभी अल्फता से शॉपिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में भी वो कह रहे हैं कि हम अल्फता से ही करेंगे, लेकिन 30% कहते हैं जी कि हम अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे। स्टेट चेंज करने का मतलब हम ग्रोसरी स्टोर चेंज करेंगे, 30% लोगों ने कहा। जो बी से परचेसिंग कर रहे थे दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ वो भी ये बोलेंगे कि हम लोग जो है वो चेंज करेंगे अपनी ग्रोसरी को, और दूसरे स्टोर से हम अपनी ग्रोसरी जो है वो चेंज कर देंगे, दूसरे स्टोर से आप ग्रोसरी चेंज करेंगे। तो अब जब आप लिखते हैं, और बिल्कुल आपको मैट्रिक्स का पता है, इसे हम मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। अब ये जो एंट्री है, जैसे मैट्रिक्स में लिखा जाता है पी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, P second row first column, P second row second column, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जब हम लिखते हैं तो पढ़ना भी आसान है। करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। करंट स्टेट इज 1, यानी कि वो ए डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट स्टेट इज आल्सो 1, यानी कि वो ए का कस्टमर ए के ही रहेगा। इसे क्या पढ़ेंगे? करंट स्टेट इज 2, यानी कि बी का वो कस्टमर है, एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1, यानी कि वो नेक्स्ट मंथ ए से जाके परचेज करना चाहेगा। ये लिखा हुआ है, 20% चांस है। कस्टमर करेंटली वो ए का है, और नेक्स्ट मंथ वो बी से परचेज करना चाहेगा। ए का है नाउ फ्रॉम, और ये 2 बी में चला जाएगा। यही मैंने सारी डिस्कशन लिखी हुई है। 70% चांस क्या है? देयर इज अ 70% चांस दैट अ कस्टमर शॉप फ्रॉम ए ड्यूरिंग द करंट मंथ, यानी कि करंटली वो किस स्टेट में है? ए में। विल आल्सो शॉप फ्रॉम ए ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कि अपनी सेम स्टेट में ही वो रिटेन करेगा। 1 2
करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 2 है, यानी कि करंटली वो ए का कस्टमर है, नेक्स्ट मंथ में वो बी से परचेज करेगा. देयर इज अ 30% चांस दैट द कस्टमर शॉप फ्रॉम ए ड्यूरिंग द करंट मंथ विल शॉप फ्रॉम बी ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ. यानी कि ये अपनी स्टेट चेंज करने की प्रोबेबिलिटी है, फ्रॉम ए टू बी. और ये उलट हो गया, फ्रॉम बी टू ए. 20% चांस दैट द कस्टमर शॉप फ्रॉम बी ड्यूरिंग द करंट मंथ will also shop from A during the next month, change their state. और ये है रिटेन करने की. करंटली वो बी से परचेज कर रहा है, नेक्स्ट मंथ भी वो बी से ही परचेज करेगा. ये ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है, ये आप अगर एग्जाम की बात करें तो ये प्रोवाइड की जाएगी आपको. ये नहीं है कि आपको किसी जगह से कैलकुलेट करना होगा, ये आपको प्रोवाइड की जाएगी ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. तो ये तो अब आपके पास आ गई ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. अब इसको यूज करते हुए आपने नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन कैसे करनी है कि जी नेक्स्ट मंथ में वो कहां से परचेज करेगा, कितने परसेंट कस्टमर ए से परचेज करेंगे और कितने परसेंट कस्टमर जो है वो नेक्स्ट मंथ में बी से परचेज करेंगे. डेटा है, इफ अ कस्टमर इज करंटली, बता रहे हैं अब आपको, उसकी करंट स्टेट बताने लगे हैं. If a customer is currently shopping from state A1, then the vector of state probability at the current time can be written as. आपको बताया जा रहा है कि एक वो कस्टमर हम ले रहे हैं जो पता है कि वो स्टेट ए में है, यानी कि वो स्टोर ए का कस्टमर है. स्टेट प्रोबेबिलिटी कैसे लिखनी है? पाए प्रोबेबिलिटी वेक्टर, पता ना, वेक्टर मैट्रिक्स में तो रो कॉलम होता है, वेक्टर में सिर्फ रो होगी. और इस जीरो का मतलब होगा जीरो स्टेट, करंट स्टेट को हम जीरो से लिख देते हैं, नेक्स्ट को 1 से लिखेंगे, उससे नेक्स्ट को 2 से लिखेंगे, उससे नेक्स्ट को 3 के लिखेंगे. इज इक्वल टू, अब दो स्टेट्स हैं ए और बी. वो कह रहा है करंटली शॉपिंग फ्रॉम ए 100%. आप कहें जी ए में खरीदने का क्या चांस है, वो बता तो रहा आपको कि वो ए का ही कस्टमर है, तो 100%, और उसको हम लिख देंगे 1, और बी का नहीं है वो तो 0. तो ये आ गई करंट स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज. और एक चीज हमारे पास पहले अवेलेबल है, ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज. बस इन दोनों को यूज करना है, बस इन दोनों, ये दो, जस्ट ये दो चाहिए हमें. करंट स्टेट प्रोबेबिलिटी चाहिए, ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स चाहिए, बस अगली स्टेट आ जाएगी वो. अब इसमें देखें कि वो चूंकि स्टोर ए का है तो 1, वो स्टोर बी का नहीं है तो 0. ये जो डेटा सेट है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसे हम कहते हैं ट्री डायग्राम. टी डायग्राम के थ्रू भी हम नेक्स्ट मंथ की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं. ज्यादा आसान है, समझना ज्यादा आसान है. ठीक है, जब स्टेट्स बढ़ती जाएंगी ना आपके पास पीरियड, ये जो 2 मंथ के बाद बताएं, 3 मंथ के बाद बताएं, तो ये ट्री ग्रो करता जाएगा, इसकी सिम ब्रांचेस निकलती जाएंगी, तो मुश्किल हो जाएगा. लेकिन समझने के लिए यही चीज ज्यादा बेहतर है, तो हम इससे समझ लेते हैं, बाद में फिर कैलकुलेशन का एक अल्टरनेटिव वे भी अडॉप्ट करते हैं. अब देखिए, अगर वो इस करंटली, ये करंट स्टेट है ना, ये करंट स्टेट है, अगर वो करंटली ए स्टोर का कस्टमर है तो नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट मंथ पॉसिबली वो ए में भी रह सकता है, और करंटली तो वो ए का कस्टमर है, वो बी में भी जा सकता है. और मुझे वो पीछे मैट्रिक्स में पता है रिटेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, रिटेन करने की 70% थी, ठीक, और ए से बी में मूव करने की 30% है, बी से ए में आने की 20% है, और बी में रिटेन करने की 80% है. तो ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, तो आप क्या करें, ए का कस्टमर है, ए में ही रिटेन करेगा, 70% चांस, उस ब्रांच के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं 0.7. कस्टमर तो वो ए का है, लेकिन वो बी में चेंज कर जाएगा, यानी कि पहले वो कह रहा था जी मैं तो अब तो ए से खरीद रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट में बी से खरीदूंगा, चांस तो है 30%. आप इन ब्रांचेस के ऊपर इनकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे. अगर वो बी का कस्टमर है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ वो ए में चले जाए, बी का कस्टमर है नेक्स्ट मंथ में वो बी में भी रह सकता है. 80% चांस है बी में रिटेन करने का, और 20% चांस है बी से चेंज करने का. ठीक,
अब जब आपने नेक्स्ट मंथ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मैंने कहा था दो चीजें बस आपने यूज करनी है। एक तो आपने यूज करना है स्टेट प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई विद ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। ये हो गई स्टेट प्रोबेबिलिटी। 1-0 है ना, ये मैंने 1 लिख दिया और 0 यहां लिख दिया है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है 1 इंटू 0.7, 1 इंटू 0.7 तो 0.7 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटू 0.3, 1 इंटू 0.3, 0.3 आ जाएगा। और यहां से जो कि 0 इंटू 0.2 0, 0 इंटू 0.8 तो 0। मतलब क्या कि जी वो ए का कस्टमर है, वो है ही ए का कस्टमर। आपको बताया जा रहा है ना वो ए का कस्टमर है। कहता है क्या चांस है, कस्टमर इज करंटली शॉपिंग फ्रॉम ए, कहते हैं वो ए का कस्टमर है। कैन कहता फाइंड द वेक्टर ऑफ स्टेट प्रोबेबिलिटी एट द करंट टाइम कैन बी रिटन एज करंटली इन ए। और अगर मैं पूछूं कि जी क्या चांस है कि वो नेक्स्ट बी में चला जाएगा, 30%। currently in A, next in B, next month in B, 0.3। आपने कहा ना ये तो ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी में भी लिखा हुआ था। ओके, अब इस ट्री को ग्रो करते जाएंगे ना हम। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम। अब मैं चूंकि कस्टमर ए का है तो मैंने सिर्फ ए वाली ब्रांच ले ली। कहता है कस्टमर शॉपिंग फ्रॉम ए, देन द प्रोबेबिलिटी आफ्टर 2 months he will be purchasing from store B। अब पहले मैंने सिर्फ 1 month की कैलकुलेट की थी, वो तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स में भी पता था कि अगर वो करंटली ए में होगा तो बी में जाने का चांस उसका इतना है। अब वो कहता है जी कि अगर वो करंटली ए में है 2 माह के बाद बताएं कि उसका बी से परचेजिंग करने का क्या चांस है। यानी कि आप ऐसा कर लें, हम बी का मार्केट शेयर नोट करना चाहते हैं 2 मंथ के बाद क्या सिचुएशन होगी। अब जरा पहली कैलकुलेशन में वापस आ जाएं। चूंकि बता रहा है करंटली इन ए, 1 month आफ्टर क्या होगा, इसके ऊपर ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज लिख दें और करंट स्टेट को ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। यही आंसर आया था ना, यही आंसर आया था। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम नहीं आपने ये करंट स्टेट प्रोबेबिलिटी लेनी, नेक्स्ट टाइम अब करंट स्टेट प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 0.7 एंड 0.3। क्या पढ़ रहे थे ना। अब इसके लिए जो करंट स्टेट प्रोबेबिलिटीज है वो 1-0 नहीं है, बल्कि अब वो अपडेट हो चुकी है, वो 0.7 और 0.3 है। अगेन ए से ए में जाने का चांस वही 70% जो यहां पर था, ए से बी में जाने का चांस 30% जो यहां पर था, बी से ए में जाने का चांस वो पीछे लिखा गया था 20%, और बी से बी में रिटेन करने का चांस है वो 80%। अब 2 months आफ्टर हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, इन ब्रांचेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको करेंगे, उसमें क्या किया था हमने, उसमें इनको मल्टीप्लाई किया था। ठीक, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 49% चांस है कि अगर कोई भी कस्टमर जो कि स्टेट करंटली ए स्टोर का होगा, 2 माह के बाद वो ए स्टोर में ही रहेगा, 2 माह के बाद, वो कहता 49% चांस है। कस्टमर करंटली तो ए का है, 2 माह के बाद वो बी से परचेज कर रहा होगा, 21% चांस। कैसे, स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज को मैंने ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और कह दिया कि ये चांस बन गया। 21% चांस है कि अगर वो ए स्टोर का कस्टमर होगा, 2 माह के बाद वो बी स्टोर से परचेज कर रहा होगा, 21% इसका चांस है। 21%। उसने कहा था बी स्टोर में कौन परचेज कर रहा है, ये तो वो लोग होंगे जो ए से बी में शिफ्ट हुए होंगे, चेंज हो रहे होते हैं ना। ये वो मार्केट शेयर है बी का जो उसे ए से मिल रहा है, लेकिन वो भी तो कस्टमर हैं जो पहले भी बी में थे, अब रिटेन भी कर रहे होंगे, वो भी तो है ना। तो अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ। ये वो कस्टमर हैं जो थे ए में, लेकिन वो चेंज होके बी स्टोर में आ गए। 3 into 1 0.3, ठीक, 0.3। उसके बाद अब बी से ए में चेंज करने की प्रोबेबिलिटी 20% और रिटेन होने की प्रोबेबिलिटी बी की 80%।
अब प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, चांस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, स्टेट्स प्रोबेबिलिटी विद द ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी टू गेट द नेक्स्ट मंथ प्रेडिक्टिव प्रोबेबिलिटी। 6% चांस है कि वो कस्टमर जो कि शुरू में वो ए में था, फिर वो बी में चले गया, फिर चेंज होके ए में आ गया। ऐसा ही हो रहा है ना, हर मंथ ट्रांजैक्शन हो रही है ना, चेंज हो रही है हर मंथ चेंज हो रही है। और 24% चांस है कि वो ए का कस्टमर था, शिफ्ट हुआ वो बी में और बी में रिटेन भी किया। भाई 80% तो एक दफा का चांस है ना, तो उसमें तो कस्टमर थे ही 30%। 30 का 80% रिटेन करना है आपने, 30 का 80%, 30% ऑफ 80 कह दें, वो 24% बनता है। अब ये वो बी के कस्टमर्स हैं जो ए से बी में शिफ्ट होंगे, और ये वो बी के कस्टमर हैं जो बी के जो रिटेन करेंगे। 21 और 24 45%, 21 और 24 45%। तो कोई भी कस्टमर अगर वो इस वक्त ए स्टोर से परचेज कर रहा है, कहता है एक्सपेक्टेड है कि आज से 2 माह के बाद 45% चांस है कि जो ए के कस्टमर्स होंगे वो बी में शिफ्ट होंगे। और याद रखा जाए कि बी के कस्टमर ए में भी आने हैं, ऐसा ही है ना। तो हमने कैलकुलेट किया है कि ए के करंट कस्टमर्स जो हैं वो बी में शिफ्ट हो जाएंगे, कहता जी इसका चांस 45% आ रहा है। 3 माह के बाद देखें ट्री ग्रो करता जा रहा है। जो मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, अब वो ट्री जो है वो ग्रो करता जाएगा। कैसे ग्रो करेगा, इसकी और 2 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। ए का कस्टमर है, ए में रहेगा, ए का कस्टमर बी में चला जाएगा, बी का कस्टमर ए में जाएगा, बी का कस्टमर बी में रहेगा, ए का कस्टमर ए में रहेगा, ए का कस्टमर बी में जाएगा, ए बी का कस्टमर ए में जाएगा, बी का कस्टमर बी में रहेगा। इंप्रूवमेंट आ गई। और अब जो स्टेट्स प्रोबेबिलिटी आएंगी, वो जो स्टेट्स प्रोबेबिलिटी हैं वो अब हम ये कंसिडर करेंगे, दीज आर द नाउ स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज। इसको लेके ट्री को ग्रो कर देंगे। देखे ना, ये स्टेट्स प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी, ये 4। अब ए का ए में रिटेन करेगा, ये मैं कह रहा था ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज रिमेन्स द सेम। देखें वही लिखा हुआ, ए से बी में जाने का चांस, बी से ए में जाने का चांस, वो सारे सेम है। If a customer is currently purchasing in A, then the probability after 3 months he will be purchasing from store A. कहते हैं A का कस्टमर A में ही रह जाएगा, कितने % चांस है, और परचेजिंग फ्रॉम B और B में जाने का कितने % चांस है। 3 मंथ के बाद आपने ट्री को ग्रो करना स्टार्ट कर देना है। यहां से आपने स्टार्ट लिया है, ऑल्दो एक ही क्वेश्चन है ना, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपने ट्री ज़ाहिर ऐसे ग्रो करना होगा। सिंपल है ना, ऊपर ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें, ए और बी आ गया, जो प्रोबेबिलिटीज बन गई, अब ये स्टेट प्रोबेबिलिटीज बन गई, ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज आ गई, ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो अगली स्टेट्स की प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब उसने कहा था कि करंटली इन ए, देखिए मैं ए को ग्रो कर रहा हूं ना, करंटली इन ए आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम ए, तो करंटली इन ए है और आफ्टर 3 मंथ भी वो फ्रॉम ए ही रहेगा। ये ए 3 मंथ के बाद ये ए और ये ए, ये सारे ऐड कर ले। कुछ ऐसे जो पिछले मंथ से चेंज होके बी में गए थे, अगले मंथ फिर वो ए में आएंगे ना। शिफ्टिंग जो कर रहे हैं वो हर मंथ 3% स्विच कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं वो इधर जा रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं वो इधर जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग पेट्रोल पंप डलवाते हैं, वो शेल से डलवाते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार वो टोटल से डलवा के देखते हैं, अगले मंथ या कहते हैं नहीं यार वो शेल ही बेहतर था। स्विचिंग होती रहती है ना। तो इस तरह से ऐड कर दिया हमने। कहते हैं ये जरूर 1 होगा। 47.5% चांस है कि ए की जो कस्टमर था जो ए में था, 47% 3 माह के बाद चांस रह जाएगा कि वो बी से शॉपिंग कर रहा होगा। और जो कस्टमर बी का था, 52% चांस है कि वो बी से ही शॉप कर रहा होगा। कस्टमर वो ए का होगा लेकिन वो शॉप बी से कर रहा होगा। कहता 52.5% चांस है कि वो ए का कस्टमर बी में चले जाएगा और 47.5% चांस है
कि वो कस्टमर जो है वो इसका, अब एक्चुअली बी की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा हो रही है, देखिए ए से बी में शिफ्ट करने का 30% चांस है और बी से ए में शिफ्ट करने का 20% है। तो इसलिए जो टाइम पास होता जाएगा ये शिफ्टिंग जो है वो चेंज होती जाएगी, उसका कम होता जाएगा, उसका शेयर जो है मार्केट परफॉर्मेंस जो है वो, क्यों उसकी स्विचिंग ज्यादा हो रही है, उसकी स्विचिंग जो है वो कम हो रही है। अगर मैं 4 मंथ की बात करूंगा तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ट्री डायग्राम का एक कंसेप्चुअली आइडिया हमें समझ आ गया, बस ट्री ग्रो कर देना है। अगर मैं 4 मंथ की बात करूंगा तो 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, इनके ऊपर ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटीज लगा देंगे और 4 मंथ की कैलकुलेशन करते जाएंगे। सिंपल इज दैट। ट्री ग्रो करता जाएगा और कैलकुलेशंस करते जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इसका फिर सिंपल वे क्या है, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन ही थी ना, मैंने कहा था स्टेट प्रोबेबिलिटी वेक्टर, वो भी एक मैट्रिक्स होती है सिंगल रो, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हमने एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। कहता है इफ अ कस्टमर इज करेंटली शॉपिंग फ्रॉम स्टेट ए, तो फिर करंट स्टेट वेक्टर प्रोबेबिलिटी आएगी 1 और 0, क्योंकि ए से वो शॉप कर रहा है, बी से शॉप वो इस वक्त नहीं कर रहा। और क्वेश्चन फिर वही है, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी शॉपिंग फ्रॉम बी आफ्टर 1 मंथ, 1 माह के बाद वो बी से शॉप कर रहा होगा। कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी बता दें। तो नेक्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी, स्टेट प्रोबेबिलिटी स्टेट्स ए के बी, आफ्टर 1 मंथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे करंट स्टेट इनटू ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी। उधर भी यही किया था, जो ट्री डायग्राम थी ना उसमें भी मैं यही कर रहा था, एग्जैक्टली यही परफॉर्मेंस, यही कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही थी। ये थी स्टेट प्रोबेबिलिटी और ये थी ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटी। स्टेट प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटी वो लैदा कर रहे थे हम। यहां हम सारे ट्री डायग्राम नहीं बनाएंगे, इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब जब मल्टीप्लीकेशन आती है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7, तो ये पहला आ गया। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं ना, रो उधर से रो लेते हैं, उधर से कॉलम लेते हैं। तो 1 जो मल्टीप्लाई होगा वो 0.3 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से 0.3, स्टेट प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट स्टेट में प्रोबेबिलिटीज आ गई जिसके मुताबिक 70% लोग 1 माह के बाद ए से खरीद रहे होंगे और 30% लोग जो है तो ए के, यही है ना, जो है तो ए के और वो बी से खरीद रहे होंगे। सिंपल इज दैट, यही चीज है। लेकिन हमने स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली और एक्सप्लेन भी कर दिया। इफ अ कस्टमर इज करंटली शॉपिंग फ्रॉम ए, देयर इज अ 70% चांस ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ he will shop from A, retain करेगा, and 30% chance he will shop from the B। ठीक है जी। B part, what is the probability he will be shopping from B after the 2 months। अब 2 months के लिए हमने स्टेट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 2 months के लिए जो प्रीवियस स्टेट प्रोबेबिलिटी है वो मंथ 1 की है, जो हमने ये कैलकुलेट की है। बस इसको आपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। वेयर π2 इज द वेक्टर ऑफ स्टेट प्रोबेबिलिटीज आफ्टर 2 मंथ। 2 मंथ की स्टेट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। प्रीवियस मंथ की स्टेट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट मल्टीप्लाई विद द सेम। ये वो वर्ड था जिसमें कहते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ईच टाइम पीरियड। 2 माह के बाद क्या होगा, 55% लोग जो के करंटली शुरू में ए के थे, 55% स्टिल ए में ही रहेंगे, लेकिन बी में, ए से बी में जाने वाले 45% हो जाएंगे। What is the probability he will shopping from B after the 3 months? अब 3 months से पिछली स्टेट है 2 मंथ वाली, ये इसको हम स्टेट्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई विद द सेम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, और वही आंसर आ गया जो हमने ट्री डायग्राम में किया था। देखिए ट्री डायग्राम में ना इस चीज की समझ आती है कि जी ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब आपको रियल यूज ऑफ मैट्रिसेस भी समझ आ रहा होगा। एल्गोरिदम में इसे इंप्लीमेंट करना आसान है। मे बी आप ट्री स्ट्रक्चर भी पढ़ते होंगे डाटा स्ट्रक्चर्स में, तो किसी तरह से भी इस चीज को किया जा सकता है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया ट्री डायग्राम से, और एक मैंने बता दिया मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन मल्टीप्लिकेशन से किस तरह से आप ये कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक जरा थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल हम कर लेते हैं, ताकि एक जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एक और एग्जांपल के थ्रू अब हम इसको ज्यादा क्लियरली पढ़ सकें। द वेक्टर ऑफ स्टेट्स फॉर द पीपल इन अ स्मॉल टाउन विथ 3 ग्रोसरी स्टोर। तो किसी टाउन में 3 ग्रोसरी स्टोर्स हैं और लोग वहां से शॉप करते हैं। 100,000 पीपल कुड बी शॉपिंग एट द 3 स्टोर्स ड्यूरिंग एनी गिवन मंथ। ये टोटल उस इलाके की पॉपुलेशन है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है वो किसी एक स्टोर से कर रहे होंगे, और एग्जॉस्टिव का मतलब है वो ये जरूर मेंशन हो कि वो किसी एक स्टोर से कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जॉस्टिव है। और डेटे के मुताबिक 40,000 पीपल मे बी शॉपिंग फ्रॉम अमेरिकन फूड स्टोर, जो फूड ए है, स्टेट 1 कह दें। 30,000 पीपल शॉपिंग फ्रॉम द फूड मार्ट, स्टेट बी कह दें, सेकंड स्टोर है। 30,000 पीपल मे बी द एटलस फूड, थर्ड स्टोर है, स्टेट सी है। ये उनके मार्केट शेयर है। लाख थे, 40,000 कहता है ए स्टोर से खरीद रहे हैं, अमेरिकन फूड से खरीद रहे हैं 30%, 30,000 लोग जो है वो फूड मार्ट से खरीद रहे हैं, और 30,000 जो है वो एटलस फूड से जो है वो परचेसिंग कर रहे हैं। ये उनकी किसी भी स्टेट, जो करंट स्टेट है, ये उनकी है। अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी सेंस में लिखूं तो स्टेट 1 में आने का क्या चांस, स्टेट 1 में खरीदने का क्या चांस। कोई एक शख्स अगर मैं इस इलाके से लूं, कोई एक शख्स पता नहीं किस स्टोर से खरीद रहा होगा, कहता जी क्या चांस है कि वो स्टेट 1 में होगा, यानी कि वो अमेरिकन फूड से खरीद रहा होगा। लाख में से 40,000। ये प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं करते, NA/NS। टोटल अगर मैं कहूं कि 5 स्टूडेंट हैं, या टोटल 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन सही है, तो सही होने का चांस क्या है? 1/4, 25%। टोटल 1 लाख लोग हैं, 40,000 उसमें वो लोग हैं जो अमेरिकन फूड से खरीद रहे हैं। अगर मैं एक शख्स पिक करूं पूरी पॉपुलेशन से, क्या चांस है वो होगा जो अमेरिकन फूड से खरीद रहा है? 40%। कर लिया ना कैलकुलेट। 30%, 30%, ये उनके मार्केट शेयर्स है। वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया तो ये उनकी स्टेट प्रोबेबिलिटी आ गई। ये फर्स्ट स्टोर से खरीदना, सेकंड स्टोर से, और ये थर्ड स्टोर से। 40% चांस है कि वो कस्टमर जो होगा वो ए स्टेट में होगा, 30% है वो बी स्टेट में होगा, 30% है वो सी स्टेट्स में होगा। वेयर, अब उसी तरह से ही करंटली स्टेट्स हैं, 40% है। ये क्या कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन बीइंग इन स्टोर 1 30%, इट इज द प्रोबेबिलिटी बीइंग इन स्टोर 2 30%, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टोर 3। तो ये करंट जो स्टेट्स है, इनिशियल जो स्टेट्स है, इनिशियल जो स्टेट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज दी गई। 40% चांस है वो स्टेट ए में होगा, 20% चांस है वो सेकंड स्टेट में होगा, और 30% चांस है वो थर्ड में होगा। Probabilities in the vector of states for these stores represents the market share। क्या देना? मार्केट शेयर। जितने % लोग वहां से खरीद कर रहे हैं, तो हम कहते हैं मार्केट में ये इस कंपनी का शेयर इतना है, यानी इतने % कस्टमर उसके पास आ रहे हैं। स्टोर 1 का मार्केट शेयर 40% है, 30% है, और 30%। लेकिन कहता जी हर मंथ लोगों की शिफ्टिंग भी होती है। बट एवरी मंथ कस्टमर हु फ्रीक्वेंट फ्रॉम वन स्टोर हैव अ लाइक्लीहुड ऑफ विजिटिंग द अदर स्टोर, यानी कि अपनी वो स्टेट्स जो है वो चेंज करेंगे। कस्टमर फ्रॉम ईच स्टोर हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फॉर विजिटिंग द अदर स्टोर। कहते ये नहीं है कि अगर ए का कस्टमर का 20% चांस है बी में जाने का, तो बी से ए में आने का चांस भी 20% है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है ए से बी में जाने का चांस तो 10% हो, और वहां पर जो इस वक्त खरीद रहे हैं उनका ए में आने का चांस बहुत कम हो, 5% हो। वो तो डिपेंड करता है ना कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है या उनकी सर्विसेज क्या है, जो कुछ इस तरह से। उसने नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है, स्टोर स्पेसिफिक कस्टमर प्रोबेबिलिटीज फॉर विजिटिंग अ स्टोर इन द नेक्स्ट मंथ। रिटर्न टू स्टोर 1, 80% चांस है कि स्टोर ए का कस्टमर ए में ही रह जाएगा, 80% चांस है।
ए का कस्टमर सेकंड स्टोर में चला जाएगा 10% चांस, और ए का ही कस्टमर तीसरे स्टोर में जाएगा 10% चांस। बी का कस्टमर रिटेन करेगा, रिटर्न बी में ही वापस आएगा, उसी स्टोर से खरीदारी करेगा, इस मंथ भी उधर से कर रहा था, अगले मंथ भी उधर से करेगा 70%, और इसी तरह से ये सारी। अगर मैं उस तरह से लिखूं 1 2 3 ये 3 स्टोर है, फ्रॉम यानी कि करंटली वो कहां से खरीदारी कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में वो कहां से करेंगे, 1 2 3। ए का ए में ही रहेगा, ए का कस्टमर बी में जाएगा, और ए का कस्टमर थर्ड स्टोर में जाएगा। बी का कस्टमर बी में ही रहेगा, यहां आएगी ये 2 का कस्टमर 2 में ही रहेगा, और ये क्या होगा, कस्टमर था 2 का 1 में चला जाएगा, 0.1, 2 का कस्टमर 1 में जाएगा, और ये क्या है, कस्टमर तो 2 का था, खरीदारी वो नेक्स्ट मंथ 3 में करेगा, कस्टमर 2 का है, नेक्स्ट मंथ 3 में आएगा 0.2। तो इस तरह से अगर आपको इस तरह से भी डेटा दे दिया जाए तो पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज जो है वो आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक, अब मैंने उसी तरह से टी डायग्राम्स के थ्रू इस चीज को समझाया। अब ये 1-0 नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि वो जो कस्टमर हमने पिक किया हुआ है वो इस वक्त किस स्टोर से खरीद रहा है। 40% चांस है कि वो स्टोर ए से खरीद रहा है, 30% चांस है वो बी से खरीद रहा है, पता नहीं किससे खरीद रहा था, 30% चांस है वो स्टोर सी से खरीद रहा होगा। एग्जैक्टली उसी तरह से अब फर्क क्या है, पहले मैंने 2-2 ब्रांचेस बनाई थी, अब 3-3 बनेगी। ए का कस्टमर 1 में ही रहेगा 80% चांस, 1 का 2 में जाएगा 10% चांस, और 1 का 3 में जाएगा 10% चांस। 2 का 2 में ही रहेगा 70% चांस, 2 का 1 में चला जाएगा शिफ्ट होके 10% है, और 2 का 3 में, एंड सो ऑन। अगर वो आपको कहता है, फर्ज करें मार्केट शेयर हमने कैलकुलेट करना है ऐसे किसी एक का, अमेरिकन फूड का, नेक्स्ट मंथ कितने % कस्टमर ए से खरीदारी कर रहे होंगे, कुछ तो वो होंगे 32% जो थे ए के और रिटेन भी किए, लेकिन कुछ मार्केट शेयर ए को बी से आएगा ना, स्विच करेंगे लोग, बी में थे लेकिन नेक्स्ट मंथ वो फर्स्ट में आ गए। 3% लोग सेकंड स्टोर से, फूड मार्ट से खरीदारी कर रहे थे, उनमें से उनको आप ऐसा कह लें शेयर मिला, और कुछ लोग एटलस फूड से भी आएंगे ए में, और वो 6% है। ये उसके अपने रिटेन करने वाले हैं, ये स्टोर स्टेट 2 से आएंगे, और ये वो कस्टमर्स हैं जो कि स्टोर 3 से आएंगे। तो नेक्स्ट मंथ 41% चांस है कि उनका मार्केट शेयर होगा, बढ़ गया ना। करेंटली 40% है, करेंटली, आल्दो उसके अपने कुछ लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे, उसके अपने लोग 32% रह जाएंगे, 40 में से 32% लोग रह, कम हो गया ना, लेकिन उसको जो है वो दूसरे स्टोर से भी उस स्टोर में शिफ्ट होंगे लोग, 3% इधर से आएंगे, और 6% लोग जो है वो इधर से आएंगे। 6 और 3 9 और 32 जो है वो 41% चांस है कि उसका जो मार्केट शेयर है आफ्टर मंथ स्टोर ए का वो 41। इसी तरह से बी का भी, और इसी तरह अगर बी का कैलकुलेट करना हो तो इसको ऐड कर देंगे, 4% ये है, 21% ये है, और 6% ये है, 6 4 10 और 31% चांस होगा कि वो मार्केट शेयर जो है वो बी से आपको मिल जाएगा। मुश्किल हो गया है, इसी चीज को एग्जैक्टली हम उसी तरह से मैट्रिक्स में रख लेते हैं, और वही बताया गया, मैट्रिक्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज बीइंग इन फ्यूचर स्टेट गिवन इन द करंट स्टेट। पीआईजे किसे कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट जे, वो जे में है इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर स्टेट जे में है, गिवन दैट करंट स्टेट उसकी आई थी। वही बात कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है करंट स्टेट उसकी 2 थी और फ्यूचर स्टेट जो है वो उसकी 3 है। मैंने एग्जांपल भी दी है, 1 2 का मतलब है करंट स्टेट 1 थी, फ्यूचर स्टेट 2 थी। इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 2 इन द फ्यूचर, स्टेट 2 इन द फ्यूचर, गिवन द इवेंट वाज इन स्टेट 1 इन द पीरियड बिफोर, के वो पहले जो था वो स्टेट 1 में था। बजाय इसके कि हम टी डायग्राम के थ्रू करें, वही हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ही आपको पता है, 1 से 2 में जाना, 1 का 1 में रहना, 1 का 2 में जाना, 1 का 3 में जाना, और 1 का स्टेट में, और जो रो सम्स हैं प्रोबेबिलिटीज के वो मस्ट इक्वल टू 1 जरूर होने चाहिए, ये आपको आइडिया है।
ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना दी मैंने, और अब हमें पता है कि करंटली वो स्टेट 1 में है, प्रीवियसली भी वो स्टेट 1 में ही था, करंटली वो स्टेट 2 में है, प्रीवियसली वो 2 में ही था, करंटली स्टेट 3 में है, करंटली वो भी 3 में था, करंटली वो 3 में है, प्रीवियसली वो 1 में था। ये 1 2 3 है ना। तो ये अब आपको आइडिया है कि इसको हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को कैसे रीड करना है, और ये मैंने सारी इंटरप्रिटेशन दी हुई है। जो अभी आपसे वर्बली बोल रहा हूं सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी ये क्या है, 2 3 है, स्टेट 3 में है आफ्टर बीइंग इन स्टेट 2, जबकि पहले वो स्टेट 2 में था। तो ये सारी मैंने टर्न बाय टर्न करके यहां पर लिख दी। कहता फ्यूचर मार्केट प्रेडिक्ट करे, कहता दो ही चीजें बस चाहिए, क्या, वेक्टर ऑफ स्टेट प्रोबेबिलिटीज चाहिए और मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज चाहिए, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके फ्यूचर की कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रीवियस स्टेट प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। 2 की करनी है, इसकी प्रीवियस स्टेट 1 होगी मल्टीप्लाई बाय द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। 3 की करनी है, इसकी करंट स्टेट, इसकी प्रीवियस स्टेट 2 होगी मल्टीप्लाई बाय ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड सो ऑन। कहता जी अगर आपने n+1 स्टेट की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो उसकी प्रीवियस स्टेट की वेक्टर स्टेट प्रोबेबिलिटी को, देखिए हर जगह वही p यूज करना है क्योंकि कह रहा है ना कांस्टेंट रह रहा है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये थी करंट सिचुएशन, 40% शेयर ए का था, 30% बी का था, 30% सी का था। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है। स्टेट 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दें उसी तरह से, कैसे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द सेकंड कॉलम। याद है ना मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहले मैट्रिक्स लिखी होती है वो भी मैट्रिक्स है ना, जो पहले मैट्रिक्स लिखी हुई होती है उसकी रो और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसका कॉलम, ये आप लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो और कह देते हो ये मैट्रिक्स बन गई। तो फर्स्ट पीरियड के बाद 41% शेयर जो है वो फर्स्ट स्टेट का यानी कि फर्स्ट स्टोर का होगा, 31% लोग बी से खरीदारी कर रहे होंगे और 28% लोग जो हैं वो सी से खरीदारी कर रहे होंगे। तो आप समझ लें जो सी जो होगा वो अपना 2% जो मार्केट शेयर लूज करेगा उसके मुताबिक 1% उसमें से ए कैप्चर करेगा और 1% बी, क्योंकि उनका 40 था ना, 40 30 और 30, अब कितना हो गया, 41 31 और 28 सेकंड। आफ्टर 2 मंथ क्या होगा, अब ये मैं यूज करूंगा प्रोबेबिलिटीज लाइक दिस वन, मल्टीप्लाई कर दिया सेम। अब इसका शेयर और थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा और बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा और कम हो जाएगा। थर्ड मंथ के बाद क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ, उसका शेयर थोड़ा और इंप्रूव कर जाएगा, उसका शेयर थोड़ा और बढ़ जाएगा, उसका शेयर थोड़ा कम हो जाएगा। शिफ्टिंग हो रही है ना, नोट करें शिफ्टिंग, अब पहले तो बहुत ज्यादा थी ना, अब कम क्यों हो रही है भाई। देखें अगर मैं कह रहा हूं कि हर दफा आधे लोग फर्ज करें चले जाते हैं, आधे लोग चले जाते हैं, पहले 50 से तो आधे 25 बनते हैं, अब 25 का आधा 12.5 बनेगा, 12.5 का आधा 6 बनेगा, 6.5 6.25, यानी कि कहने का मकसद है कि अगर आप परसेंटेज वही रखें लेकिन वहां तो कस्टमर ऑलरेडी कम हो गया, अब उसका हाफ करेंगे तो बहुत थोड़े हो जाएंगे ना। इसलिए ये देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शिफ्टिंग जो है वो बहुत कम होती जा रही है, हालांकि वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज वही रह रही हैं लेकिन शिफ्टिंग कम इसलिए हो रही है कि 1-2% लोग जाने हैं, 2000 का 2%, फिर 1000 का 2% कह दें या उससे कम तो 100 का 2%, फिर 10 का 2%, तो वो तो चूंकि उसके कस्टमर कम होते जा रहे हैं तो बस 10 में से 2% जाएंगे मजीद, तो वो तो बहुत कम हो जाएंगे। देयर इज अनदर वे, द थर्ड वे, और ये वो वे है जो कि आप समझ लें कंप्यूटर्स के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो क्या है, आपने आफ्टर फर्स्ट मंथ स्टेट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रीवियस मंथ स्टेट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। आफ्टर सेकंड मंथ स्टेट प्रोबेबिलिटी, previous month state probability previous period state multiply by the transition matrix, that's true.
बस एक काम करें, ये जो पाई 1 है फर्स्ट मंथ की स्टेट प्रोबेबिलिटी जो कि इसके बराबर है, इसी के बराबर है ना, बस उसकी जगह आप इसका आंसर रख दें, ये वाला, वो तो वही आ गया, पी भी आ गया और ये पी ये लिख दिया। पी मल्टीप्लाई बाय पी मैट्रिक्स में लिखा जाता है तो पी स्क्वायर, वैसे भी पी स्क्वायर। तो फिर सेकंड स्टेट की अगर आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, इनिशियल स्टेट प्रोबेबिलिटी एंड जस्ट मल्टीप्लाई विद द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। थर्ड स्टेट प्रीवियस स्टेट मल्टीप्लाई बाय पी। अब प्रीवियस स्टेट हम इसके बराबर कैलकुलेट कर चुके हैं और P2 और ये P जो P3 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं कहूं कि P4 सिंपली इनिशियल स्टेट और P की पावर कितनी हो जाएगी 4, ये देखें 3 है तो 3, 2 है तो 2, यहां पर क्या आ गया ये 2, 1 है तो 1 और हर एक है, तो हमें बार बार हर स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें तो हम हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे ना प्रीवियसली हमने हर स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, हर स्टेट्स की, लेकिन अब हमें हर स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस इनिशियल स्टेट प्रोबेबिलिटी चाहिए, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर आपको कह दिया जाए आफ्टर 5th मंथ तो आप कहेंगे इनिशियल स्टेट प्रोबेबिलिटी एंड पावर 5। हाँ, मैनुअली ये काम मुश्किल है कि मैट्रिक्स की पावर 5, उसी मैट्रिक्स को 5 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन कंप्यूटर पर इंप्लीमेंट करना तो बहुत आसान है। ठीक है ना, एक दफा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कोडिंग कर दें और लूप चला दें कि जी एक दफा फिर जो इधर इंडेक्स हो उतनी दफा लूप चल जाए, उतनी दफा वो मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एल्गोरिथम बन जाएगा। देयरफॉर द स्टेट प्रोबेबिलिटीज, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है n, तो वो कहता है जी कि इनिशियल प्रोबेबिलिटी लें और ट्रांजिशन मैट्रिक्स की पावर n लेके मल्टीप्लाई कर दें, इस पीरियड की आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। देयरफॉर द स्टेट प्रोबेबिलिटीज n periods in the future can be obtained from current state probability जो इनिशियल स्टेट है and the matrix of transition probability and that's all। आखिर पे हमने बड़ा सिंपल करके छोड़ दिया ऐसे। टी डायग्राम से समझा, टी ग्रो करना मुश्किल था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमने उसको कहा कि चले जी वो ट्रीट बनाना मुश्किल था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमने इजीली हैंडल कर लिया। और अप्लाई करना था तो कह कि ये तो काफी कैलकुलेशन बनती है, इवन मैनुअली भी कह लें कि हर दफा स्टेट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे और फिर अगली स्टेज के लिए उसे यूज करेंगे। कंप्यूटर्स पे इम्प्लीमेंट करना हो तो ये जो फार्मूला बना हुआ है रिकर्शन फार्मूला, ये ज्यादा इजी है। बस जितनी स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, इनिशियल स्टेट्स को ट्रांजिशन मैट्रिक्स की उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो 10 स्टेट्स के बाद है तो पावर 10 कर दें। मैनुअली मैं बोल रहा हूं, मैनुअली मुश्किल है। पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी मैट्रिक्स की, उस मैट्रिक्स को उसी से ही जरब दे दें मैट्रिक्स के आगे। फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स है पी, ऐसे मैं पी लिख रहा हूं और इसको इसी से जरब दे दें जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फिर उसको दोबारा पी से जरब दे देंगे। पी स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई, इसको फिर पी से जरब दे दें तो वो पी क्यूब बनता जाएगा। यानी कि हर दफा पी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, और ये कंप्यूटर में एक्चुअली इंप्लीमेंट करना जो है वो आसान है। ठीक है जी, चलें अब यहां पर एक एग्जांपल और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, उसी अब वही पैटर्न है, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट और एक और छोटी सी इसकी बात, और देन ये आर्टिकल जो है वो हमारा मार्कोव एनालिसिस का जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।